गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी 10वीं के छात्रों को नमस्कार। इसके पहले अपन दो प्रकरण के बारे में जानकारी ली। पहला समरूपता और दूसरा पाइथागोरस प्रमेय। तुम्हें वो वीडियो देखा होगा जो हमने स्कूल में तैयार किया था। अभी इस घर पे ही बना रहे हम लोग। और ये जो तीसरा प्रकरण है अपना वृत्त, ये 12 नंबर के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। पहले दोनों प्रकरण जो तुमने अच्छी तरह पढ़ाई कर ली होगी, जो नहीं समझ में आया होगा वो जब स्कूल में आओगे तब पूछने का। अभी तीसरा जो प्रकरण है वो वृत्त है। वृत्त में अपने को क्या क्या पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसमें 1, 2 तथा 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त, ये पढ़ना है। दूसरा, वृत्त की छेदन रेखा तथा स्पर्श रेखा। वृत्त की छेदन रेखा तथा स्पर्श रेखा। तीसरा, स्पर्श वृत्त। तीसरा जो है स्पर्श वृत्त। चौथा, वृत्त चाप। पांचवा, अंतर्लिखित कोण तथा अंतखंडित चाप। छठा, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज। स्पर्श रेखा, छेदन रेखा, कोण प्रमेय। जीवाओं के प्रतिछेदन का प्रमेय। लगभग यहाँ पर 2, 4, 6 और 2, 8 पॉइंट है। और वृत्त के केंद्र किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, अंतभाग, बहिर्भाग आदि नामों से आप परिचित है। नवी में बहुत सारा हो गया है। उसमें सर्वांग समवृत्त किसे कहते हैं, एक केंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, और परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाले वृत्त, ये सभी अपन नवी कक्षा में पढ़ लिया है। तो इसमें केंद्र, त्रिज्या, व्यास, जीवा, अंतभाग, बहिर्भाग, ये सभी नवी में अपन बहुत सारे उदाहरण हल किए थे, प्रमेय देखे, उसमें सभी दिया गया था। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, छेदन रेखा किसे कहते हैं, ये सभी मुद्दों का अपन अध्ययन नवी में किया हुआ है। अभी ये जो 10वीं में है इससे थोड़ा आगे है, मतलब थोड़ा इस पर आधारित है, परंतु कोई अलग नहीं है। ये जो अपन पढ़ाई किया है इसका उपयोग करके अपने को 10वीं की पढ़ाई करनी है। और ये जो 12 नंबर का प्रकरण है बहुत ही अच्छा है, सरल है। यदि पहले से यदि तुमने अच्छी तरह पढ़ाई किया तो लास्ट में इतना कोई कठिन नहीं लगता है। परंतु शुरुआत में ही नहीं समझ में आया कि त्रिज्या, व्यास, इनमें क्या अंतर होता है। अभी तुम्हें मालूम है व्यास बड़ा होता है और त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसको व्यास कहते हैं। जीवा मतलब वृत्त पे कोई भी दो भिन्न बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। त्रिज्या जो होती है केंद्र से कोई भी वृत्त पर एक बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। और जीवा जो होती है, जीवा मतलब सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, और व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। इस तरह से ये जो पढ़ाई अपन नवी में किया तो अभी 10वीं की पढ़ाई की ओर जाते हैं। तो पहला ही पॉइंट था अपना 1, 2 तथा 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त। अभी इस 1, 2 तथा 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त, अभी ये जो आकृति दिखाई गई है तुम्हें, इसमें 3 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। बड़ा वृत्त है, ये छोटा है, उससे छोटा ये है। तीनों का केंद्र है P, Q और R। और तीनों जो वृत्त है वो कौन से बिंदु में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, A बिंदु में। मतलब कितना बिंदु में प्रतिच्छेदित कर रहे हो, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। कितने, एक बिंदु में। वो ये देखो 1, 2 और 3, यहाँ पर क्या है, एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु में प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पर वही लिखा गया है, देखो संलग्न आकृति में किसी एक प्रतल में बिंदु A दर्शाया गया है और केंद्र बिंदु P, Q, R वाले 3 वृत्त बिंदु A से होकर जाते हैं।
बिंदु ए से जाने वाला ऐसे कितने वृत्त हो सकते हैं? यदि आपका उत्तर कितने भी असंख्य है तो सही है। मतलब यहाँ पर 3 दिखाए गए हैं, और भी सारे वृत्त तुम खींच सकते हो। ऐसा यहाँ पर अलग अलग केंद्र लो, खाली वो वृत्त किस में से जाना चाहिए? ए में से जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे वृत्त तुम खींच सकते हैं। तो एक ही बिंदु से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त खींच सकते हैं अपन, असंख्य वृत्त खींच सकते हैं। इस तरह से एक बिंदु से हुआ है, दूसरा क्या है? 2 बिंदु, तीसरा 3 बिंदु। तो अपन एक बिंदु से कितने वृत्त खींच सकते हैं? असंख्य। कितने? असंख्य वृत्त खींच सकते हैं। और अपनी आकृति तुम खुद बना के देख सकते हो। एक 3 अलग अलग केंद्र लेने का, एक बिंदु लेने का, उसमें से जाने वाले वृत्त खींचो, बहुत सारे वृत्त तुम खींच सकते हैं। तो अपने को इसका आंसर आ जाएगा। आगे दूसरा देखो, संलग्न आकृति में ए और बी इन 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाले कितने वृत्त होंगे? देखो, ए और बी ये 2 भिन्न बिंदु है। कौन से? ए और बी। और इन 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाले कितने वृत्त खींच सकते हैं तुम? ये पूछा गया है अपने को। वही ए बी पर एक लंब खींचा गया है। ये जो है एल रेखा क्या है? उसकी लंब है। और एल रेखा लंब है। लंब कैसा खींचने का? तो मैं 9वीं में अपन जो भूमिति रचना पढ़ी थी उसमें सीखा था तुमने कि इन दोनों भुजाओं का आधा से ज़्यादा माप ले पर एक बिंदु पर रखो, चाप लगाओ, बी पर रखो, दूसरा चाप लगाओ और उसमें से लाइन खींचो, वो हो जाएगा लंब। और वो लंब जो है वो बराबर इस रेख के 2 समान भाग करता है। क्या करता है? 2 समान भाग करता है। वही इस लंब पर कहीं भी बिंदु लो। ये देखो यहाँ पर P बिंदु लिया है, दूसरा Q लिया गया है। इन दोनों बिंदुओं से 2 वृत्त खींचे गए हैं। ऐसे ये जो रेखा L है इस पर असंख्य बिंदु है। कितने हैं? क्योंकि तुम्हें परिभाषा मालूम है कि असंख्य बिंदुओं से एक रेखा बनती है। तो असंख्य बिंदु इस रेखा पर है। तो असंख्य बिंदुओं से यदि प्रत्येक केंद्र लिया अपन और ए से माप लिया, केंद्र से ए तक माप लिया और वृत्त खींचा तो बी में से भी जाएगा। वैसा क्यू में क्यू पर रखकर तुमने ए तक माप लिया, वो भी बी में से भी जाएगा। इस तरह से अपन 2 वृत्त बना के दिखाया है तुम्हें। तो ऐसे कोई भी कहीं भी बिंदु लो इस रेखा पर और वहाँ से ए तक माप लो और वृत्त खींचो। असंख्य वृत्त खींच सकते हो तुम। कितने? असंख्य। देखो उधर वही लिखा है कृति में, बिंदु ए और बी बिंदु बी से जोड़ने वाले रेखा ए बी खींचिए। इस रेखाखंड की लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक मतलब जो अभी तुम्हें बताया था मैंने, एल रेखा जो है वो लंब है। एल रेखा एल खींचिए। रेखा एल पर बिंदु पी को केंद्र तथा पी ए को त्रिज्या लेकर वृत्त खींचिए। देखिए वृत्त बी में से भी होकर जाता है, बराबर वही बताया तुमको मैंने। इसका कारण बताइए। लंब समद्विभाजक रेखा का गुणधर्म जो 9वीं में था कि लंब समद्विभाजक रेखा का जो गुणधर्म है, ये जो लंब समद्विभाजक है इस पर कहीं भी बिंदु हो, उस बिंदु से ए और बी तक ए तक माप लो और वृत्त खींचो तो बराबर समान 2 भाग होते हैं इस रेखाखंड के। और ये जो वृत्त बनाओगे असंख्य वृत्त खींचे जा सकते। कितने? असंख्य। वही लिखा है देखो, रेखा एल पर क्यू एक और बिंदु लेकर क्यू और त्रिज्या क्यू ए लेकर खींचा गया वृत्त भी क्या बिंदु बी से होकर जाएगा? चिंतन कीजिए, वो बी से जाता ही है, बराबर आकृति में दिखा है। वो बिंदु ए और बी से होकर जाने वाले और कितने वृत्त खींच सकते हैं? तो उनकी केंद्र बिंदु कहाँ होंगे? अभी यहाँ पर जो पूछा गया है तुम्हें कि ए और बी से जाने वाले ऐसे कितने वृत्त खींच सकते हैं और उनका केंद्र कहाँ होगा? तो ए बी का जो लंब समद्विभाजक है रेखा एल, उस पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं और उस असंख्य बिंदुओं से केंद्र लेकर ए और बी से जाने वाले बहुत सारे वृत्त खींच सकते हैं, असंख्य वृत्त खींच सकते हैं। तुम खुद बना के देखो और उसमें ध्यान में आ जाएगा तुम्हें कि पहला क्या था अपना, पहला पॉइंट था एक बिंदु से कितने वृत्त खींच सकते हो, उसमें भी से असंख्य खींचा। 2 बिंदुओं से भी जाने वाले असंख्य वृत्त खींच सकते हैं। मतलब इन पहला और दूसरा जो पॉइंट है इसमें 1 और 2 बिंदु से असंख्य वृत्त खींच सकते हैं। वो तीसरा पॉइंट था अपना, तीसरा पॉइंट क्या था? या देखो तीसरा पॉइंट था कि
तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले कितने वृत्त खींच सकते? तो अभी दो, एक और दो हो गया, अभी तीसरा देखो। अभी तीन बिंदु, एक और दो बिंदु के बारे में इतनी कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि एक बिंदु अपन आसानी से ले सकते, दो बिंदु भी ले सकते। तीन बिंदु बोला तो तीन बिंदु में दो संभावनाएं हो सकती है। दो संभावनाएं कौन सी हो सकती? देखो, ओ बिंदु नैक रेखीय। नैक रेखीय मतलब ये आकृति में देखो, ए, बी और सी, ये तीनों अलग अलग बिंदु है। एक ही लाइन में है क्या? एक रेखीय है क्या? नहीं, ये नैक रेखीय है। कौन से है? नैक रेखीय। नैक रेखीय बिंदु ए, बी, सी लीजिए। इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त खींचिए। इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाला एक वृत्त और खींचा जा सकेगा क्या? चिंतन कीजिए। अभी तुम्हें बताता हूँ मैं कि ये तीनों रेखाओं पर तीनों बिंदुओं से जाने वाला कितने वृत्त हो सकते हैं। अभी एक बिंदु से जाने वाले असंख्य है, दो बिंदु से जाने वाले असंख्य है, वो तीन बिंदु वाले जाने से तो और ज़्यादा होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर ए बी को लंब खींचो, ए सी को लंब खींचो और बी सी को लंब खींचो। तीनों का लंब समद्विभाजक जो है वो एक ही बिंदु में प्रतिच्छेदित करेगा, एक ही बिंदु में। इसलिए वो एक बिंदु से केंद्र लो और ए तक माप लो और वृत्त खींचो। एक ही वृत्त जो है खींचा जाएगा और ए, बी, सी इन तीनों बिंदु से वो वृत्त जाता है और तीन नैक रेखीय बिंदु से एक ही वृत्त खींचा जाएगा। कितना? एक वृत्त। बना के देखो तुम आकृति। मैंने तो पहले दो बना दिया था, तीसरा तुम बनाने का है कि एक ही बिंदु उनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है तीनों समद्विभाजक का, वो एक ही आएगा और वो केंद्र लेकर वृत्त खींचो। खाली एक ही वृत्त बना सकते हैं तीन नैक रेखीय बिंदु से। परंतु एक रेखीय बिंदु हो, ये तीनों जो है एक रेखीय होगा। समझो डी एफ एक रेखीय बिंदु लो और उनमें से जाने वाला वृत्त खींचने का प्रयास करो। यदि वृत्त नहीं खींचा जा सकता है तो क्यों, इसके बारे में भी विचार करो। मतलब यहाँ पर एक बिंदु से असंख्य वृत्त खींचे गए, दो बिंदु से असंख्य वृत्त खींचे गए, तीन बिंदु से, ये जो तीन बिंदु है इसकी दो संभावना है, एक है नैक रेखीय और दूसरा है एक रेखीय। नैक रेखीय बिंदु से खाली एक ही वृत्त खींचा जा सकता है और तीन एक रेखीय बिंदु से एक भी वृत्त खींचा नहीं जाएगा। तीन बिंदुओं से जाने वाला एक रेखा पर तीन बिंदु हो तो तीनों में से वृत्त नहीं जा सकता है, खाली दो बिंदु से वृत्त जा सकता है। इसलिए तीसरा जो है, मतलब दूसरी जो संभावना है इसमें एक रेखीय बिंदु वाली, वो असंभव है। उसमें से एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता है, परंतु नैक रेखीय बिंदु से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो वही यहाँ पर देखो नीचे लिखा गया, अपन जो अभी पढ़ा उसके बारे में, किसी एक बिंदु से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। दूसरा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त खींचे थे और तीन नैक रेखीय बिंदु से होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त खींचा जाता है। और चौथा जो है, तीन एक रेखीय बिंदु से एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता है। इस तरह से ये जो चार गुणधर्म, चार पॉइंट मिले अपने को, ये ध्यान में रखो। कभी कभी बोर्ड में एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि तीन एक रेखीय बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो उसमें एक भी वृत्त नहीं किया, या तीन नैक रेखीय बिंदु से वृत्त खींचो, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो तीन नैक रेखीय बिंदु से तुम्हें बताया कि मैंने कैसा खींचने का वृत्त। प्रत्येक भुजा को समद्विभाजित करो, उसका लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु में से जाएगा, मतलब तीनों का प्रतिच्छेदन बिंदु एक ही होगा और उसे केंद्र लेकर वृत्त खींचो, वो ए, बी और सी में से जाता है। एक ही वृत्त बनेगा तीन नैक रेखीय बिंदु से और हर एक ही बिंदु से एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता है। इस तरह से ये जो पहला पॉइंट था अपना कि एक, दो और तीन बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, ये तुम्हारे ध्यान में आया होगा। आया ध्यान में सबको? गुड। चलो आगे। वृत्त की छेदन रेखा तथा स्पर्श रेखा। अभी देखो तीनों आकृतियों का निरीक्षण करो। तीनों आकृतियां तुम्हें अलग अलग तरीके से दिखाई दे रही है। पहले आकृति में एक वृत्त दिखाई दिया, उसका केंद्र है ये और रेखा है यल। दूसरी आकृति में केंद्र बी है और रेखा है यम, और
वृत्त को कहाँ स्पर्श कर रही हो, पी बिंदु में। तीसरी आकृति में केंद्र है सी और जो रेखा एन वो कहाँ प्रतिच्छेदित करे वृत्त को, क्यू और आर बिंदु में, क्यू और आर बिंदु में। पहले में वृत्त और रेखा अलग अलग है, दूसरे में वृत्त और रेखा एक दूसरे को पी बिंदु में प्रतिच्छेदित कर रही है, और तीसरे में वृत्त और रेखा आर, क्यू और आर बिंदु में प्रतिच्छेदित कर रही है। भाई इन तीनों आकृतियों में तुम्हें क्या अंतर ध्यान में आ रहा है? क्या अंतर है तीनों आकृतियों में, बताओ। तीनों आकृतियों में अंतर क्या है? हाँ बराबर, पहले आकृति में क्या है, वृत्त और रेखा अलग अलग है, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है। दूसरी आकृति में हाँ बराबर है, दूसरी आकृति में वृत्त और रेखा एक दूसरे को बिंदु P में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। और तीसरी आकृति में क्या है, हाँ सी केंद्र वाले वृत्त में रेखा N जो है Q और R बिंदु में प्रतिच्छेदित कर रही है, बराबर। इस तरह से तीनों में अंतर तुम्हारे ध्यान में आया होगा। मैं तीनों आकृतियों के आधार से अपन बता सकते हैं कि पहला जो है उसमें कोई भी सामान्य बिंदु नहीं है, पहली आकृति में कोई भी सामान्य बिंदु नहीं है, बराबर। दूसरी आकृति में कौन सा बिंदु सामान्य है, P बिंदु। क्या है, P बिंदु सामान्य बिंदु। और तीसरी आकृति में दो बिंदु में वो रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए उसको प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। कितने बिंदु है वो, 2 बिंदु है। इस तरह से देखो नीचे लिखा हुआ है अब कि तीनों आकृतियों का निरीक्षण करने के बाद आकृति पहले में क्या है, रेखा L जो है ये वृत्त के बीच कोई सामान्य बिंदु नहीं है, वृत्त और रेखा L के बीच में कोई भी सामान्य बिंदु नहीं है। दूसरे में रेखा M यह वृत्त के बीच में बिंदु P ये सामान्य बिंदु है, और यहाँ M वृत्त की स्पर्श रेखा, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। M को स्पर्श रेखा बोलते हैं, और बिंदु P जो है स्पर्श बिंदु, क्या है वो, स्पर्श बिंदु। और तीसरी आकृति में M ये जो है तीसरी आकृति में सामान्य बिंदु है नहीं, उसमें सामान्य बिंदु नहीं है। Q और R जो है वो 2 प्रतिच्छेदन बिंदु है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, ये 2 बिंदुओं में जो रेखा प्रतिच्छेदित करते हैं वृत्त को, उसको क्या कहते हैं, छेदन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदन रेखा, वृत्त की छेदन रेखा। तो कौन सी छेदन रेखा, इसमें N जो है N छेदन रेखा है, और Q और R बिंदु में वो प्रतिच्छेदित करती है। इस तरह से स्पर्श रेखा और छेदन रेखा, इन दोनों में तुम्हें अंतर समझ में आया होगा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं और छेदन रेखा किसे कहते हैं। दोनों के आधार से तुम बता सकते हैं कि स्पर्श रेखा में एक ही बिंदु में स्पर्श करती है और उनका प्रतिच्छेदन बिंदु एक ही होता है, और छेदन रेखा में 2 बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु होते हैं। इसलिए तीनों आकृतियाँ जो है इसके आधार से तुम्हें समझ में आया होगा कि पहले में कोई भी प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं है, दूसरे में 1 बिंदु है, तीसरे में 2 बिंदु है। तो स्पर्श रेखा और छेदन रेखा में अंतर समझ में आया, गुड। चलो आगे, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, आपने प्रमेय बोला तो उसमें 2 भाग होते हैं। 9वीं में पढ़ा है तुमने कि पहला भाग पूर्वार्ध होता है, दूसरा भाग उत्तरार्ध होता है। वो पूर्वार्ध में कहाँ तक होता है, मैं यहाँ पर जो प्रमेय दिया हुआ है, वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाले स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा, मतलब यहाँ तक क्या है, और त्रिज्या कौन सी आकृति में, देखो अभी वृत्त के केंद्र कौन सा है आकृति में निरीक्षण करो। ओ क्या है, केंद्र है, और ये क्या है, वो स्पर्श बिंदु है। ओ क्या है, केंद्र है, और ए जो है स्पर्श बिंदु है, और एल क्या है,
स्पर्श रेखा। क्या है? स्पर्श रेखा। वही दिया है अपने को। देखो, वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर, किसी बिंदु मतलब कौन सा बिंदु? ए से जाने वाली स्पर्श रेखा कौन सी है? यल। उस बिंदु को केंद्र से, केंद्र कौन सा है? ओ, जोड़ने वाली त्रिज्या, त्रिज्या कौन सी है आकृति में? ओ ए। कौन सी है? त्रिज्या। और वो त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मतलब ओ केंद्र वाले वृत्त को एक रेखा यल बिंदु ए पर स्पर्श करती है और एक ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। रेखा यल जो है वो त्रिज्या पर लंब है, ओ ए पर लंब है। ये अपने को सिद्ध करना है। रेखा यल जो है ओ ए पर लंब है, मतलब ओ ए क्या है? उसकी त्रिज्या है, और यल जो है स्पर्श रेखा है, और ए बिंदु में स्पर्श करती है। इसको ए को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। इस तरह से अपने को सिद्ध करना है कि रेखा यल जो है वो त्रिज्या पर लंब है। अभी माना, देखो उपपत्ति में क्या है? माना रेखा यल रेख ओ ए पर लंब नहीं है, क्योंकि अपने को सिद्ध करना है कि यल लंब है। मैं ये सिद्ध करने के लिए अपने को पहले ही मानना पड़ेगा कि ये लंब नहीं है। ओ ए जो है वो यल पर लंब नहीं है। माना बिंदु ओ से रेखा यल पर ओ भी लंब खींचा गया है। ये देखो दूसरी आकृति में ओ भी लंब खींचा गया है। ये जो आकृति है इसमें ओ भी लंब खींचा गया है, और ओ भी लंब खींचने के बाद स्वाभाविक रूप से बिंदु बी बिंदु ए से भिन्न होना चाहिए, क्योंकि वो भी लंब है और स्पर्श रेखा पर जो भी लंब होता है वो एक ही होता है, दो लंब नहीं हो सकते। मतलब पहले जो अपन आकृति में जो था ओ ए, तो यहाँ पर ए और बी दोनों कैसे है? भिन्न बिंदु है। ए और बी भिन्न बिंदु है। और रेखा यल पर बिंदु सी इस प्रकार लो। किस प्रकार लेने का? ए बी सी मध्यता, और वो कैसी होनी चाहिए कि बी ए का जो अंतर है उतना ही अंतर बी सी का भी होना चाहिए, ऐसा समान लेने का। और उसमें बी ए बराबर बी सी ये समान होना चाहिए। इस तरह से रचना करनी चाहिए। अब ये दोनों त्रिभुज में, ये जो आकृति में दिखाई दे रहे दो त्रिभुज दिखाई दे रहे, उस दोनों त्रिभुजों में कौन कौन से दो त्रिभुज है? ओ बी सी और ओ बी ए। ओ बी सी और ओ बी ए में रेखा बी सी सर्वांग सम रेख बी ए, बी सी के समान क्या है? बी ए। कारण रचना, अपन रचना में लिखा रचना दे देखो बी ए बराबर बी सी, और ये जो है रचना में। और कौन? ओ बी सी सर्वांग सम कौन? ओ बी ए। ओ बी सी और ओ बी ए ये दोनों कौन समान है? कारण ये समकोण है। प्रत्येक का माप कितना है? 90 अंश है। तो ये जो है दिया गया है, इसमें अपने को जो दिया गया था कि अपने को सिद्ध करना है कि वो है जो है स्पर्श रेखा पर लंब है, और वो सिद्ध करने के लिए अपने को मानना पड़ा कि वो लंब नहीं है। लंब नहीं है तो कौन सा लंब लिया अपन? वो भी लंब लिया, और वो भी लंब लिया तो इस बी और सी दोनों भिन्न बिंदु हो गए, और बी और सी भिन्न बिंदु हो गए। इसलिए ए बी का जो अंतर है, ए बी का समान सी बिंदु लिया अपन बी सी, मतलब वो रचना किया अपन कि ए बी जितनी लंबाई, ए बी की जितनी दूरी है उतनी बी सी की भी है। मतलब ए और सी बिंदु जो है बी से समान दूरी पर है। ये जो उपपत्ति है इसमें बी सी समान बी ए है रचना से, ओ बी सी और ओ बी ए समकोण है, दूसरा हुआ। तीसरा है ओ बी सर्वांग सम ओ बी। ये देखो आकृति में ओ बी क्या है? सामान्य भुजा है। ओ बी समान ओ बी सामान्य भुजा, इसलिए दोनों त्रिभुज जो है ये भू को भू कसौटी के अनुसार सर्वांग सम है। कारण भू को भू जो कसौटी है उसमें दो भुजा, मतलब ये एक भुजा और ये दूसरी भुजा, और उनके बीच में एक कोण है, तो इसलिए भू को भू कसौटी के अनुसार दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ओ सी बराबर क्या है? ओ ए। ओ सी बराबर क्या होगा? ओ ए। और ओ सी बराबर ओ ए संगत भुजा है, परंतु रेख ओ ए ये त्रिज्या है। ओ ए क्या है? अपने दत्त में त्रिज्या है, तो ओ सी भी क्या होगी? ओ सी भी त्रिज्या होगी, और ओ ए त्रिज्या है, ओ सी भी त्रिज्या होगी। तो बिंदु सी वृत्त पर स्थित होगा। बिंदु सी भी क्या होगा? वृत्त पर, अर्थात रेखा यल वृत्त को ए और सी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगी, और ए और सी बिंदु में प्रतिच्छेदित करेगी रेखा यल, तो उसको
छेदन रेखा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? छेदन रेखा। और स्पर्श रेखा एक ही बिंदु में प्रतिच्छेदित करती है। अपन जो अभी सिद्ध किया कि सी और ये दोनों भिन्न बिंदु से वृत्त जब जाएगा तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगी, तो क्या होगा? छेदन रेखा होगी। मतलब अपन जो माना हुआ है, क्या माना था अपन? कि ओ भी लंब लिया था स्पर्श रेखा पर, और पहले ही अपने को दिया था दत्त में कि OA जो है अपने को सिद्ध करना था, OA एल पर लंब है। मतलब जब ये लंब होता है तो एक ही प्रतिच्छेदन बिंदु होती है, दो नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए दो बिंदु रहे तो छेदन रेखा बनेगी। इसलिए जो माना हुआ है वो गलत है। तो जो सत्य है वो क्या है कि ये जो है त्रिज्या OA पर लंब होगी। मतलब ये जो प्रमेय है अपना, ये प्रमेय में जो दिखाया गया है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या, इन दोनों में एक ही बिंदु स्पर्श बिंदु होता है, दो बिंदु नहीं हो सकते हैं, ये दिखाया गया है। और वही अपने को सिद्ध करना था कि OA जो है वो रेखा एल पर लंब है। और जो अपन माना था कि OB भी लंब हो सकता है, तो ये दो भिन्न बिंदु नहीं हो सकते। तो दो भिन्न बिंदु नहीं होंगे तो एक ही बिंदु होगा, वो स्पर्श बिंदु, जिसको अपन लंब भी कहते हैं। इसलिए ये जो प्रमेय था अपने को सिद्ध करना था कि रेखा यल ये त्रिज्या OA पर लंब है, ये बराबर है, सिद्ध हो जाएगा। जो माना था अपन को असंभव है, तो जो सिद्धता करनी थी अपने को लंब है। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय का विलोम, जो प्रमेय था उसका विलोम वृत्त की त्रिज्या के बाह्य सिरे से होकर जाने वाली तथा उस त्रिज्या पर लंब रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। ये जो विलोम है, इसमें विलोम में तुम्हें बताया था मैं इसको पहले भी। इसका जो प्रमेय का पूर्वार्ध जो होता है वो उत्तरार्ध होता है विलोम में, और जो उत्तरार्ध होता है वो इसमें पूर्वार्ध होता है। अभी उसमें क्या था? प्रमेय में त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब थी, त्रिज्या जो थी वो स्पर्श रेखा पर लंब थी। इधर देखो, इधर क्या दिया है अपने को प्रमेय में? वृत्त की त्रिज्या के बाह्य सिरे से होकर जाने वाली तथा उस त्रिज्या पर लंब रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। मतलब यहाँ पर लंब दिया हुआ है, उसमें अपने को लंब दिखाना था, और जिस भुजा पर वो लंब होती है त्रिज्या, वो क्या होती है? स्पर्श रेखा होती है। ये सिद्ध करना है अपने को। मतलब उसका पूर्वार्ध इसका उत्तरार्ध है, और इसका जो उत्तरार्ध है वो पूर्वार्ध था उसमें। मतलब एक दूसरे के स्पर्श रेखा प्रमेय का जो है, स्पर्श रेखा त्रिज्या का प्रमेय का जो विलोम है, ये इसमें दत्त में देखो क्या दिया है। दत्त में दिया है कि रेखा एम केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या है। एमएन देखो, एमएन क्या है? त्रिज्या है, और एल क्या है? स्पर्श रेखा है, और एन जो है स्पर्श बिंदु है। और यहाँ पर जो दिया गया है कि रेखा एम केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या है, बिंदु एन से जाने वाली रेखा यल त्रिज्या एमएन पर लंब है। एमएन पर लंब, इधर लंब है, उसमें लंब नहीं था, दिखाना था। साध्य में देखो, रेखा यल उस वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये जो है उसकी स्पर्श रेखा है, उसमें स्पर्श रेखा दी गई थी। मैं भी उपपत्ति में देखते हैं। उपपत्ति में क्या है? रेखा यल पर एन के अतिरिक्त, रेखा यल पर एन के अतिरिक्त एक बिंदु P लीजिए। ये देखो, एन के अतिरिक्त एक P बिंदु लिया हुआ है, बराबर। और रेख MP खींचिए, रेख MP खींचा, बराबर। आप त्रिभुज MNP में, ये जो त्रिभुज बना है MNP, इसमें कोण n कितना है? 90 अंश से समकोण है, इसलिए इसका विकर्ण कौन सा होगा? विकर्ण होगा MP। कौन सा होगा? MP ये विकर्ण है। और विकर्ण जो होता है त्रिभुज में, वो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए MP जो है MN से बड़ा होगा, MN से बड़ा होगा। यही लिखा है देखो, MP जो है MN से बड़ा है। बिंदु P वृत्त पर हो, ये संभव नहीं है। ये जो बिंदु P है ये वृत्त पर होगा, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी वो त्रिज्या के समान होता है
ये त्रिज्या कौन सी है, एम एन है, और विकर्ण है एम पी। एम पी एम एन से बड़ा है, ये त्रिज्या के समान होगा तभी वो वृत्त पर होगा। ये विकर्ण बड़ा है, इसलिए यह पी बिंदु जो है वो वृत्त पर नहीं होगा, ये संभव नहीं है। अर्थात रेखा एल पर एन के अतिरिक्त अन्य कोई भी बिंदु वृत्त पर नहीं है। रेखा एल पर एन के अतिरिक्त कोई भी बिंदु वृत्त पर नहीं है। रेखा एल वृत्त को एक ही बिंदु एन पर प्रतिच्छेदित करती है। ये जो है एक ही बिंदु एन पर प्रतिच्छेदित करती है, इसलिए रेखा एल उस वृत्त की स्पर्श रेखा है। रेखा एल जो है उस वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये सिद्ध हो जाएगा। मतलब ये जो प्रमेय है, स्पर्श रेखा त्रिज्या वाला जो प्रमेय था उसमें क्या था, उसमें लंब दिखाना था। इसमें लंब दिया हुआ है, अपने को स्पर्श रेखा है ये सिद्ध करना था। ये दोनों का जो अंतर है, इसमें अपने को लंब दिया था, लंब जो है एम एन क्या है, त्रिज्या है आकृति में, और एम एन त्रिज्या है, और लंब होने के कारण कौन समकोण है, 90, और ये एम पी क्या है, उसका विकर्ण है, और विकर्ण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। इसलिए एम पी जो है एम एन से बड़ा है। एम पी एम एन से बड़ा होगा तो पी बिंदु वृत्त पर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नहीं बिंदु वृत्त पर है, पी बिंदु वृत्त के बाह्य भाग में होगा, इसलिए वृत्त पर नहीं होगा। तो एन के अलावा कोई भी बिंदु इस वृत्त पर नहीं हो सकता है। और एक ही बिंदु में जब भी वो स्पर्श करती है जो भी रेखा, उसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा करती है। और स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये अपन सिद्ध किया हुआ है। तो इसलिए स्पर्श रेखा एक ही बिंदु में प्रतिच्छेदित करती है, तो वो कौन सा बिंदु है, एन, पी नहीं होगा। आयतन में स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय। अभी स्पर्श रेखाखंड आकृति का निरीक्षण करो। एक केंद्र वाले वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो डीपी और डीक्यू, ये दो स्पर्श रेखा है, बराबर। और दोनों जो स्पर्श रेखा है वो डी बिंदु से खींची गई है। और इधर प्रमेय में क्या लिखा है देखो, वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं। स्पर्श रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं। इसलिए यहाँ पर आकृति में देखो, वृत्त का बाह्य बिंदु कौन सा है, डी, और डी से स्पर्श रेखाखंड कौन सा खींचा गया है, डीपी और डीक्यू। ये दो स्पर्श रेखाखंड खींचे गए हैं, और ये दोनों की लंबाई कैसी होगी, समान होगी, ये सिद्ध करना है। अभी देखो, एक केंद्र वाले वृत्त के बाह्य भाग में स्थित, एक केंद्र वाले वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु डी से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड डीपी तथा डीक्यू है, बराबर, डीपी और डीक्यू है। और सिद्ध करना है अपने को डीपी सर्वांग सम डीक्यू, डीपी सर्वांग सम डीक्यू। त्रिज्या एपी और एक्यू खींचकर इस प्रमेय की उत्पत्ति लिखो। मतलब ये जो है एपी और एक्यू को जोड़ना है, इसको जोड़ो तुम, और जोड़ने के बाद यहाँ पर दो त्रिभुज बन जाएंगे। कितने, दो त्रिभुज। और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, अपने बुक में दिया है रिक्त स्थान, मैंने तुम्हें ये भर के दिया है इधर। तो इसमें पीएडी और क्यूएडी ये दो त्रिभुज है, कौन सा, यहाँ पर ये जोड़ो पी ए और ए क्यू को, तो दो त्रिभुज बन जाएंगे। तो ये दोनों त्रिभुज में क्या समान है, पी ए बराबर क्यू ए। पी ए और क्यू ए क्या है, त्रिज्या, पी ए और क्यू ए त्रिज्या है, दोनों समान है। और भुजा एडी जो है दोनों की सामान्य भुजा है, दोनों त्रिभुजों की। और तीसरा एपीडी और एक्यूडी। एपीडी मतलब कोण का है, लंब है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, इसलिए कोण 90 होगा। और एक्यू ये भी त्रिज्या है और ये भी लंब है डीक्यू पर, इसलिए ये भी 90 होगा, प्रत्येक समकोण होगा। इसलिए स्पर्श रेखा का प्रमेय मतलब ये समकोण है। इसलिए त्रिभुज पीएडी सर्वांग सम क्यूएडी, पीएडी सर्वांग सम क्यूएडी। कारण यहाँ पर ये त्रिज्या समान है और ये 90 अंश का कोण है, तो 90 की समभुजा कौन सी है, एडी। एडी क्या है, कर्ण है। और ये पी ए क्या है, त्रिज्या मतलब भुजा है। कर्ण भुजा प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है। और दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग सम हो तो डीपी सर्वांग सम क्या होगा, डीक्यू। कारण ये दोनों क्या है,
संगत भुजा डीपी सर्वांग, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उसकी संगत भुजा भी समान होती है। इस तरह से ये दोनों जो स्पर्श रेखा है वो समान लंबाई की हो सकती है। ये जो स्पर्श रेखा का प्रमेय है, स्पर्श रेखाखंड का जो प्रमेय, इसमें वृत्त के बाह्य भाग में स्थित कौन सा बिंदु दिया था, डी, और डी बिंदु से डीपी और डीक्यू ये दो स्पर्श रेखा खींची गई है और दोनों को अपने को समान दिखाना है, ये सिद्ध करना है। उसके लिए अपन क्या रचना की थी, AP और AQ को जोड़ा था। AP और AQ को जोड़ने के बाद दो त्रिभुज बन गए और दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांगसम दिखाए गए। उसमें त्रिज्या समान थी, प्रत्येक कोण समकोण था, मतलब P और Q कोण समकोण है, और AD जो है वो सामान्य भुजा है। AD क्या है, उसका कर्ण है, तो कर्ण भुजा प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए DP बराबर DQ ये संगत भुजा है और वही अपने को सिद्ध करना था। इस तरह से ये प्रमेय अपने को सिद्ध करना है और इसका अर्थ भी समझना है। अभी जो अपन प्रमेय देखे उसमें पहले गुणधर्म जो देखे अपन, उसमें समझ में आया होगा तुम्हें, और उसको स्पर्श रेखा छेदन रेखा किसे कहते वो देखा होगा। इसके बाद त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा ये प्रमेय देखा, उसका विलोम देखा, उसके बाद ये स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय देखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय बोर्ड में आते हैं और अच्छी तरह से प्रमेय समझ में आएगा तो इस पर आधारित उदाहरण भी हल कर सकते हो तुम। और उदाहरण हल करने के लिए प्रमेय अच्छी तरह याद करना, याद मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, याद नहीं करने का। इसे समझ के बार बार हल करो, मतलब दत्त साध्य उपपत्ति लिखने की कोशिश करो। एक बार तुम्हें समझ में आ गया तो कोई कठिनाई नहीं आएगी और इस पर आधारित कोई भी उदाहरण आने दो, तुम आसानी से इसका उपयोग करके उदाहरण हल कर सकते हैं। धन्यवाद।